क्या काम? हाँ? उधर का दरवाजा खोल दो, आने आना। Hello students, Assalamu alaikum and good morning to all of you. कल हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ये चैप्टर स्टार्ट किए थे। आज हम पहले उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था 4 या 5 क्वेश्चन जो थे, तो उसमें 4 स्टूडेंट ने जो है तो
उन क्वेश्चन के जो है तो आंसर लिखकर व्हाट्सएप किए। सबसे पहले समीना खान, रोल नंबर 362, इन्होंने जो है तो क्वेश्चन के आंसर लिख के भेजे। मेरे को बहुत खुशी हुई और माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशन समीना, कीप इट अप। इसके साथ में मुस्तफ़ा देशमुख है, रोल नंबर 128, 11B के स्टूडेंट। इसी तरह अमरीन खानम है 387, 11C, और सैयद अब्दुल अहद है 11C के है। इन चारों ने जो है तो जो होमवर्क है वो व्हाट्सएप पर मुझे सेंड किया है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्वेश्चन के आंसर लिख के दिए। लेकिन बाकी के स्टूडेंट ने कोई रिस्पांस नहीं दिया और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे आपके एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन होता है और उसको सामने रख के आपके क्वेश्चन दिए गए थे। अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो इससे फिर आप ही का नुकसान होगा। इसलिए कोशिश कीजिए, एक तो क्लास को ज्वाइन भी कीजिए, दूसरे अगर कोई होमवर्क दिया जाता है, कोई ट्यूटोरियल है, क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उसको आप थोड़ा सीरियसली लीजिए। ये आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। कल हमने देखे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इसके अंदर हमने देखे कि सॉलिड क्या है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो? यस सर। हाँ, ठीक। और ये दिखाई दे रहा है मोबाइल के ऊपर जो स्क्रीन है उसमें वो पेज जिस पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स लिखा हुआ है, क्लियर है, यस सर। विजिबल है आप लोगों को? तो कल हमने क्या स्टार्ट किया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। उसमें हमने देखे सबसे पहले कि डिफॉर्मेशन क्या है ना, और डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। उसके बाद में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, उसके साथ फिर प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक मटेरियल्स, और फिर इसके बाद में हमने देखे स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस के टाइप्स देखे हमने, एक लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, और उसके बाद में फिर वॉल्यूम स्ट्रेस। उसके साथ ही हमने लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन भी देखे। आज हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे कि वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है। वॉल्यूम स्ट्रेन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब फोर्स अप्लाई की जाती है किसी बॉडी के ऊपर तो उसके डायमेंशंस चेंज होते हैं। अब यहाँ पर जो इफेक्ट हो रहा है वो वॉल्यूम है, इसलिए इसका नाम दिया गया वॉल्यूम स्ट्रेन। और स्ट्रेन की जो डेफिनेशन है, चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। तो किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से अगर उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है तो उस बॉडी में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा वो रहेगा वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन को अगर हम डिफाइन करना चाहे तो उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, चेंज इन डायमेंशंस। तो चेंज इन डायमेंशंस में यहाँ पर हो रहा है चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पर कौन से डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और विथ रिस्पेक्ट टू क्या आता है कि जो ओरिजिनल डायमेंशंस, तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम रहेगा, जैसा कि कल हमने देखे थे, अगर किसी बॉडी का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो v है और उसके जो वॉल्यूम में चेंज हुआ वो डेल्टा v है, तो वॉल्यूम स्ट्रेन जो हो जाएगा वो डेल्टा v अपॉन v। ठीक है, आया समझ में ये? तो हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम स्ट्रेन की डेफिनेशन लिखेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेन की डेफिनेशन लिखिए और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन is the ratio of volume strain is the ratio of change in volume. Volume strain is the ratio of change in volume to the original volume. Volume strain is the ratio of change in volume to the original volume. लिख लिए? आप लोग लिख रहे हैं डेफिनेशन? हेलो? यस सर। हाँ, बाकी के स्टूडेंट भी लिख रहे हैं, क्योंकि फिर आपको लेक्चर के एंड होने पर कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे होमवर्क के और आपको उसका आंसर लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है। इसी तरह से आपकी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन हो जाएगा। इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर को जो मार्क्स अलॉट किए गए हैं
तो कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ उसी में से आ जाएंगे, तो ये आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो वॉल्यूम स्ट्रेन की जो डेफिनेशन है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और अगर फार्मूला आप लिखना चाहे तो डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप है स्ट्रेस की और स्ट्रेन की, वो है शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट टाइप है शियर, SHEAR, शियर स्ट्रेस। अब अभी तक हमने जो स्ट्रेस और स्ट्रेन देखे हैं, तो पहले जो स्ट्रेस था तो वो लेंथ से रिलेटेड था, स्ट्रेस स्ट्रेन। उसके बाद में जो देखे हमने वॉल्यूम से रिलेटेड था। तो किसी भी फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी का या तो लेंथ चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगा, या फिर शेप चेंज होगा। ये जो शियर स्ट्रेस है, इट इज रिलेटेड विथ चेंज इन शेप। सो व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है और उससे अगर उसका शेप चेंज हो जाता है, उसका अगर शेप चेंज होगा, तो उस बॉडी में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, उस स्ट्रेस को हम कहेंगे शियर स्ट्रेस। When applied force produces change in shape of the body, then the stress developed is called as shear stress. जैसे इसकी एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि आप देखिए यहाँ पर हम एक क्यूब लेंगे। अब ये क्यूब का जो है तो फ्रंट फेस है ABCD। अब इसमें इसका बॉटम फेस तो फिक्स है। अब हम क्या करेंगे, टॉप सरफेस को या टॉप फेस को एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे। जब इस टॉप फेस के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई की जाएगी, तो बॉटम फेस तो फिक्स है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो टॉप फेस है, ये स्लाइटली, बहुत मार्जिनल, बहुत छोटा, थोड़ा सा इसमें शिफ्टिंग होंगी। लेट अस कंसीडर कि ये जो फेस है, इसमें जो शिफ्टिंग होती है, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट डी है वो डी डैश तक फॉर एग्जांपल शिफ्ट हो गया, और ये जो पॉइंट सी है, ऐसा कंसीडर कीजिए कि वो सी डैश तक शिफ्ट होता है। और ये जो शिफ्टिंग है या जो डिस्प्लेसमेंट है, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो इसको मैं डिनोट करता हूँ फॉर एग्जांपल डेल्टा एल से। ये जो फेस शिफ्ट हुआ है, अपर फेस जो है या टॉप फेस है, ये शिफ्ट हुआ है, इसको मैं डेल्टा एल से डिनोट कर रहा हूँ। तो अब शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा फिर? शियर स्ट्रेस हमने क्या किए, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करे पर्टिकुलर एरिया पर, उसकी वजह से क्या हो गया कि बॉडी का जो तो शेप चेंज हुआ, इसलिए यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ वो है शियर स्ट्रेस। तो अब इसको अगर हम लिखना चाहेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हम डेफिनेशन लिख लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन हमको रिप्रोड्यूस करना है एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले शियर स्ट्रेस, इसको शियरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। तो लिखिए शियर स्ट्रेस की डेफिनेशन। The restoring force per unit area, the restoring force per unit area developed due to the tangential force, is called shearing or tangential stress, is called shearing or tangential stress। यहाँ पर देखिए फिगर है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ABCD फ्रंट फेस है क्यूब का, और टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किए, तो उसमें जो शिफ्टिंग हुई है फेस में डेल्टा एल, और यहाँ पर एंगल थीटा से भी उसको डिनोट किया गया है। और अगर आप इसको फार्मूला लिखना चाहते हैं तो शियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, F अपॉन A। ये समझ में आया सबके? यहाँ पर क्या होगा, Yes. शेप चेंज हुआ है बॉडी का, हाँ बॉडी का शेप चेंज हुआ है। और जैसा ये बुक है, इस बुक को भी आप देख सकते हैं। ये बुक
इस बुक का जैसा ये, इसको अगर आप थोड़ा सा यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं इस साइड से, तो आप देखते हैं इस तरह से कि ये शिफ्टिंग जो होती है ऊपर का जो फेस है, ये है ना, हम इसको ऐसा फोर्स अप्लाई करें तो ये आगे जाता है। तो इस तरह से ये हो गया शेयरिंग स्ट्रेस, और इसी से जो रिलेटेड है वो शेयरिंग स्ट्रेन है। अब यहाँ पर क्या हो गया, शेप चेंज होने से एक्चुअली लेयर्स जो है तो डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, यानी टॉप फेस। और अगर हम ऐसा समझे कि क्यूब, इसके हम अगर स्लाइस बनाएं, छोटे छोटे स्लाइस, तो जो स्लाइस क्या होंगे, ये आपको डिस्प्लेस होते हुए नजर आएंगे। जैसा बुक है, बुक के जो पेजेस है ना, ये स्लाइस के शेप में है। फॉर एग्जांपल इसको हम कंसीडर करें तो पेजेस कैसे डिस्प्लेस होते हैं, वैसे ये जो स्लाइस है, ये जो लेयर्स है, ये आगे चले जाते हैं। तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या है कि द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉटम फेस एंड द टॉप फेस ऑफ द क्यूब, इसको हम कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। अब इस शेयरिंग स्ट्रेन, इस शेयरिंग स्ट्रेन की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन, the relative displacement of the bottom face, the relative displacement of the bottom face and the top face, the relative displacement of the bottom face and the top face of the cube is called shearing strain. The cube is called shearing strain. और अगर आप इसके लिए फॉर्मूला लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल। एक्चुअल में ये देखिए, यहाँ पर जो क्यूब आपको बताया गया था, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एल, ये कैपिटल एल है, ये थीटा है, ये डेल्टा एल। कैपिटल एल क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ बॉटम फेस विथ रेस्पेक्ट टू टॉप फेस विथ रेस्पेक्ट टू द बॉटम फेस, यानी जो ए बी है, इससे सी डी का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल एल है। और डेल्टा एल जो है, डेल्टा एल, ये कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा वो है। तो जैसे चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस, तो चेंज इन डायमेंशंस में क्या हो रहा, ये जो बॉटम, ये जो टॉप फेस शिफ्ट हो रहा है वो डेल्टा एल से, और इसका एक फिक्स डिस्टेंस था वो कैपिटल एल। इन दोनों के रेशियो से आप शेयरिंग स्ट्रेन को डिनोट कर सकते हैं। शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। और जैसे कि आप टेन थीटा की डेफिनेशन आपको मालूम है, टेन थीटा के लिए फार्मूला क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से जो अपोजिट साइड है वो डी डी डैश है, यानी डेल्टा एल के इक्वल है। और उसके बाद में जो एडजेसेंट साइड है ए डी, ये एल के इक्वल है, इसलिए आप शेयरिंग स्ट्रेन को लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल, और वो इक्वल होता है टेन थीटा के। अब ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है। यहाँ पर फिगर में आपको थोड़ा सा, यानी हम क्या करते हैं, मैग्नीफाई करके बताते हैं, एग्जैगरेट करते हैं, उसको थोड़ा बड़ा बताते हैं ताकि आपके समझ में आए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। इसलिए थीटा जब स्मॉल रहेगा तो आप जानते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू वो थीटा के इक्वल होती है। इस तरह से ये हो गया शेयरिंग स्ट्रेन। अब हमने तीन टाइप के स्ट्रेस और तीन टाइप के स्ट्रेन देख लिए हैं। हमने देखे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन। अब इसके बाद में अगला जो पॉइंट है 6.4 हमारा आर्टिकल है, वो है हुक्स लॉ। अभी हुक्स लॉ क्या है, हुक्स रॉबर्ट हुक्स, ये फिजिस्ट है। इन्होंने जो है एक वायर, जो कि उस वायर को लोड अप्लाई करने के बाद उसके एलोंगेशन की स्टडी की, उसमें क्या एक्सटेंशन होता है, क्या एलोंगेशन होता है, और वो चेंजेस की स्टडी करके, यानी लोड को इंक्रीज करते गए, और उसके बाद में उस वायर की लेंथ में क्या चेंज होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन पे क्या इफेक्ट होता, इसको स्टडी किया, और उसके बाद उन्होंने अपना एक लॉ दिया है, तो उसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। अब ये हुक्स लॉ क्या है, देखिए कि इन्होंने जो बताया कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी इनके हिसाब से इलास्टिक लिमिट के अंदर, इसके लिए कंडीशन है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या है ये भी आपको बताएंगे। इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या हो रहा है कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली स्ट्रेन के साथ रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मींस एज स्ट्रेस इंक्रीजेस
strain also increases. Stress decreases, strain also decreases. तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में, लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर। अब इलास्टिक लिमिट क्या है? तो देखिए, इलास्टिक लिमिट यानी किसी भी बॉडी के ऊपर आप जो मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी मैक्सिमम स्ट्रेस को बियर कर सकती है, यानी उसकी वजह से क्या होना चाहिए, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर सके, इतना स्ट्रेस जो वो बियर कर सकती है, ताकि उस बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो। ऐसे स्ट्रेस को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। बॉडी शुड बी एबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। बॉडी शुड बी एबल टू रेजिस्ट और टू अचीव इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी, यानी बॉडी की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो बाकी रहना, वो खत्म नहीं होना, बॉडी में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं आना, ऐसा स्ट्रेस, उतने स्ट्रेस को हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये हुक्स लॉ लिख लीजिए, प्लीज राइट हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट। ये उसमें लिखना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट में रॉबर्ट हुक इन्होंने जो लॉ फॉर्मुलेट किया, तो उसमें जो लॉ है उसके अंदर ये लिखना जरूरी है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो मैथमेटिकली भी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लिखेंगे आप। और हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन जब रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट हम यूज करते हैं। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन रिमूव करेंगे तो वहां पर एक कांस्टेंट यूज करेंगे। तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, या स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अब ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको कहा जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पर जो कांस्टेंट आप यूज कर रहे हैं, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? एक्चुअली जब आप ये एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हुक्स लॉ के लिए विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जब ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, ये ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे तो इलास्टिक लिमिट के अंदर ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन आता है, ये बिल्कुल सीधा जाता है ये। यानी जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होगा वैसे स्ट्रेन इंक्रीज होगा। इसका अगर आप स्लोप फाइंड करेंगे इस ग्राफ का, आपको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप हमेशा कांस्टेंट आता है। कहीं भी आप स्लोप फाइंड कीजिए आपको सेम वैल्यू मिलेगी। ये जो स्लोप है, ये स्लोप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, स्लोप ऑफ द ग्राफ, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तभी आपने हुक्स लॉ लिखे हैं, तो उसके साथ में आप ये भी लिख लीजिए, ये दो इक्वेशन भी, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और उसके साथ में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और साथ में यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है वो इलास्टिक लिमिट भी लिख लीजिए। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, इलास्टिक लिमिट, the maximum value of stress up to which stress is directly proportional to strain is called elastic limit. The maximum value of stress up to which stress is directly proportional to strain is called elastic limit. या फिर और भी इसके बारे में अगर आप सेकंड डेफिनेशन लिखना चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम स्ट्रेस विच अ बॉडी कैन बियर विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, यानी इतना स्ट्रेस कि बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना हो, वो स्ट्रेस को या स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इसके बाद में हमको देखना है कि इलास्टिक मॉड्यूलस, यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने हैं।
जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं कि बॉडी में जब डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, एक तो उसकी लेंथ चेंज हो रही है, दूसरे उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तीसरे उसका शेप चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर 3 टाइप के डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं, इसीलिए करस्पॉन्डिंग टू द डायमेंशंस या करस्पॉन्डिंग टू द चेंजेस प्रोड्यूस इन द बॉडी देयर आर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो 3 टाइप्स के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। एक चेंज इन लेंथ से रिलेटेड है, दूसरा चेंज इन वॉल्यूम से रिलेटेड है, तीसरा चेंज इन शेप से रिलेटेड है। तो अब ये तीनों भी मॉड्यूलस हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो मॉड्यूलस है वो रिलेटेड है चेंज इन लेंथ से, तो उसको हम कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस। पहला जो मॉड्यूलस है वो आप लिखिए नंबर 1। इलास्टिक मॉड्यूलस में सबसे पहला है यंग्स मॉड्यूलस, और इस यंग्स मॉड्यूलस को हम Y से डिनोट करते हैं, कैपिटल Y से, यंग्स मॉड्यूलस। और ये यंग्स मॉड्यूलस जो है ये चेंज इन लेंथ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए, यंग्स मॉड्यूलस इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है, जैसे कि अभी हमने देखे कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देखी हमने, तो वो रेशियो है स्ट्रेस स्ट्रेन का। तो यंग्स मॉड्यूलस जो है एज इट इज रिलेटेड विद चेंज इन लेंथ, तो यंग्स मॉड्यूलस अब चेंज इन लेंथ से रिलेटेड होने की वजह से इसकी डेफिनेशन क्या होना चाहिए कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन लेंथ से रिलेटेड है उनका रेशियो। तो लेंथ से जो रिलेटेड स्ट्रेस है उसको हम क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, बोलिए। लेंथ से लेंथ चेंज, इससे जो रिलेटेड स्ट्रेस है उसका क्या नाम है, बोलिए, आंसर कीजिए। Longitudinal strength. वेरी गुड, वेरी नाइस, है Very ना। good, very nice. है ना? तो ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, इसको हम टेंसाइल भी कहते हैं, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। और स्ट्रेन भी क्या है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका रेशियो है यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस की आप डेफिनेशन लिख लीजिए, 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं यंग्स मॉड्यूलस, डिफाइन यंग्स मॉड्यूलस। और 12th में भी इसका यूज है यंग्स मॉड्यूलस। इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू longitudinal strain. Young's modulus की definition, please write. It is the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain. लिख लिए, it is the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain. अब इससे पहले आपने longitudinal stress strain स्टडी किया है, लेकिन फिर से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा उसको ब्रीफ में, इसका यूज है यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। Now let us consider a wire. अब इस वायर को हमने क्या किए हैं, एक रिजिड सपोर्ट से फिक्स किए, अटैच किए हैं। अब क्या होता है, इस वायर को, इसको अगर आप कोई लोड अटैच करेंगे तो ये जो लोड है इसको मैं फोर्स, यानी इसको हम क्या करें, इलोंगेट कर रहे, फोर्स अप्लाई कर रहे, लोड अप्लाई करने की वजह से वो क्या हो रहा, वो लोड इस वायर को इलोंगेट कर रहा है। तो इस वायर की जो है लेंथ इंक्रीज हो रही है। ओरिजिनल लेंथ इसकी L थी, बाद में क्या हो गया, इसके अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ लेंथ के अंदर, वो स्मॉल l है। और वो किस वजह से हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पर एक लोड अटैच किया और उस लोड ने फोर्स का काम किया, और वो लोड है F = mg। इसकी वजह से अब इस वायर की लेंथ चेंज हुई है। तो अब यहाँ पर लेंथ चेंज हुआ और यहाँ पर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस जो कि आपने फाइंड किए थे इससे पहले भी, उसी को फिर से लिख लेंगे। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, हम जानते हैं, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस को हमने लिखा था अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो अप्लाइड फोर्स यहाँ पे F है और ये एरिया को हम A से डिनोट करते हैं। अब ये फोर्स इक्वल टू mg है
और यहाँ पर जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, इसको हम पाई आर स्क्वायर से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ लोड, और उस लोड को हम mg से डिनोट कर रहे हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पाई आर स्क्वायर से। सिमिलरली जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन ये है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ यहाँ पर स्मॉल एल है और ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल है। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। अब हम यंग्स मॉडुलस के लिए फार्मूला यहाँ पर फाइंड करेंगे, ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए देखिए फार्मूला जो मिला हमको mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए क्या है, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमको क्या मिलेगा, mg कैपिटल एल ऊपर जाएगा अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। ये फार्मूला है यंग्स मॉड्यूलस के लिए, mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है और आपको ये लिखना भी है। क्लियर नहीं दिख रहा 2 है, मार्क के जी क्लियर नहीं लिख दिख रहे रहा हैं है। आप लोग। अच्छा ठीक है, कल 5 मिनट के लिए, 1 मिनट। अभी दिखाई दे रहा है? नो सर। अच्छा, क्या ब्लड हो रहा है? यस सर, ब्लर हो रहा है। अभी ठीक है? हाँ। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसको थोड़ा सा और नीचे का जो पोर्शन है वो भी बताता हूँ। खाली इतना है कि जो फिगर बताई गई वो फिगर थोड़ी पेंसिल से ड्रॉ की गई है, इसलिए थोड़ा सा आपको फेंट दिखाई देगा। वैसे बुक में भी आपको फिगर मिल जाएगी रेफरेंस के लिए। ये जो नीचे का पार्ट है जो हमको यहाँ तक, अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है यंग्स मॉड्यूलस की। एक तो उसकी यूनिट है, जैसा आप जानते हैं कि स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, इसलिए जो स्ट्रेस की यूनिट रहेगी वही यंग्स मॉड्यूलस की यूनिट रहेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन जो हमने इससे पहले देखे थे, तो डायमेंशंस क्या थे, डायमेंशंस थे L⁻⁻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 ⁻
वही डायमेंशंस यहाँ पर यंग्स मॉडुलस के रहेंगे। और इसमें ये भी बताया गया है कि यंग्स मॉडुलस हमको क्या बताता है कि किसी भी सॉलिड को अगर आप इलोंगेट करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो वो कितना रेजिस्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि हम स्टडी कर सकते हैं ये जो इलोंगेशन है, कंप्रेशन है, तो जो सॉलिड का बिहेवियर कैसा है। और एक ख़ास बात ये है यंग्स मॉडुलस जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेंथ इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स ओनली। जैसे लिक्विड की लेंथ नहीं होती है, गैसेस की लेंथ नहीं होती है। लेंथ जो है ये सिर्फ सॉलिड की प्रॉपर्टी है। इसीलिए यंग्स मॉडुलस ये सिर्फ सॉलिड ही में आपको मिलेगा। गैसेस और लिक्विड्स में यंग्स मॉडुलस नहीं होता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स ओनली। ये आ गया समझ में सबके? किसी Yes. कोई डाउट है? डाउट है किसी कोई? नो अब हम सर। क्या करेंगे फिर? हाँ ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट जो है तो फिर मॉड्यूलस की तरफ जाएंगे। अब हमारा ये जो मॉड्यूलस था लेंथ से रिलेटेड था। इसके बाद में अब जो अगला मॉड्यूलस है वो वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो हम देखेंगे वॉल्यूम से कौन सा मॉड्यूलस रिलेटेड है। ठीक है, उसको कहते हैं बल्क मॉड्यूलस। जो वॉल्यूम से रिलेटेड है उसको हम कहते हैं बल्क मॉड्यूलस। तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए इसकी? आप में से कोई बताएगा कि भाई जो मॉड्यूलस वॉल्यूम से रिलेटेड है उसकी डेफिनेशन क्या होना चाहिए? जैसे भी हमने देखे अगर लेंथ से रिलेटेड है तो उसकी डेफिनेशन स्ट्रेस स्ट्रेन के हिसाब से हमने दी है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब यहाँ पर वॉल्यूम आ गया है, तो वॉल्यूम से रिलेटेड अगर कोई मॉड्यूलस है तो उसकी रेशियो क्या होना चाहिए? डेफिनेशन बोलिए। रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये तो क्या हो जाएगा? बल्क, ये स्ट्रेन हो जैसा जाएगा, कि वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन।
है ना। हमको मॉड्यूलस की डेफिनेशन देना है, बल्क मॉड्यूलस, इसको के से डिनोट करते हैं, बल्क मॉड्यूलस। बोलिए, ट्राई Volume कीजिए आप। stress upon volume strain. हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है ना। क्योंकि ये वॉल्यूम से रिलेटेड है, इसलिए क्या होना चाहिए कि जो स्ट्रेस वॉल्यूम से रिलेटेड है और जो स्ट्रेन वॉल्यूम से रिलेटेड है उनका रेशियो, है ना। वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन क्या होना चाहिए, वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम बल्क मॉड्यूलस की डेफिनेशन? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। जैसा कि हमने देखे इससे पहले वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा था। एक हमने रबर का बॉल लिए थे और उसको लिक्विड में जब इमर्स किए तो लिक्विड के प्रेशर से उसका वॉल्यूम चेंज हुआ। तो वॉल्यूम स्ट्रेस के लिए हम लिखते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, जनरली हम लिखते हैं एफ अपॉन ए, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। और वॉल्यूम स्ट्रेन के लिए, वॉल्यूम स्ट्रेन, अब ये जो फोर्स अपॉन एरिया ये होता है प्रेशर के इक्वल, प्रेशर, या इसको आप ये भी कह सकते हैं चेंज इन प्रेशर। आपसे कल पूछे थे ना प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है। जब आप यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रेशर बन जाता है। प्रेशर के चेंज होने की वजह से वॉल्यूम चेंज हुआ, इसलिए पी से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर इसको आप डीपी से भी डिनोट कर सकते हैं। और अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम चेंज हुआ है तो उसको हम डेल्टा वी से डिनोट कर रहे हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम वी था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, बल्क मॉड्यूलस जब डिफाइन करेंगे और उसके लिए जब फॉर्मूला हम लिखेंगे तो वॉल्यूम स्ट्रेन में हम माइनस साइन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। क्योंकि जैसे कि आपने फिगर में देखे कि वॉल्यूम यहाँ पर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है प्रेशर की वजह से। हमने जो प्रेशर अप्लाई की चारों तरफ से तो क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज तो हुआ, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज इन वॉल्यूम की वजह से हम यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है तो बता रहे हैं। जब आप बल्क मॉड्यूलस की डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें ये माइनस डेल्टा वी अपॉन वी लिखेंगे। तो अब बल्क मॉड्यूलस के लिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस को मैं डिनोट कर रहा हूँ डीपी से, अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, या इसको रीअरेंज करें तो माइनस डीपी वी अपॉन डेल्टा वी। तो ये हो गया बल्क मॉड्यूलस के लिए फॉर्मूला। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वी डीपी अपॉन डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपको डेफिनेशन भी है, फॉर्मूला भी है और इक्वेशन भी है साथ में, और यूनिट वगैरह भी बताई गई है। तो यहाँ से बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट। बल्क मॉड्यूलस, दिखाई दे रहा आप लोग, क्लियर है? नो सर, अभी थोड़ा Yes, ब्लर sir. हो रहा है क्या? अच्छा सॉरी, वो कनेक्टिव अभी अभी ठीक है। Yes. Yes, sir. इसके बाद जो नीचे का पार्ट है उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या है देखिए, इसकी यूनिट भी वही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसके अलावा डायमेंशंस तो सेम है। सिर्फ अब ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, जैसे कि वॉल्यूम ये सॉलिड की भी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की भी प्रॉपर्टी है, गैसेस की भी प्रॉपर्टी है। इसलिए बल्क मॉड्यूलस आपको तीनों में मिलेगा, सॉलिड्स में भी मिलेगा, लिक्विड्स में भी और गैसेस में भी। ये आपको स्पेशली याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, फिर आपको ऑप्शन देंगे सॉलिड्स ओनली, लिक्विड्स ओनली, गैसेस ओनली, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो वहाँ पर आपको ये याद रखना है कि बल्क मॉड्यूलस ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों की प्रॉपर्टी है, और यंग्स मॉड्यूलस सिर्फ सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, Yes, sir. इसके बाद में अब नेक्स्ट थर्ड वाला जो है वो तो चेंज इन शेप से रिलेटेड है ना। तो उसका क्या नाम होना चाहिए, हमने वॉल्यूम स्ट्रेस और स्ट्रेन पे नाम तो दिया था, क्या नाम दिए थे हमने स्ट्रेस स्ट्रेन को, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है, अब ये जो मॉड्यूलस है थर्ड वाला,
इसमें एक और चीज बताना है आपको, जैसे हमने जो बल्क मॉड्यूलस लिखा ना अभी, तो बल्क मॉड्यूलस के साथ में उससे और एक जो क्वांटिटी रिलेटेड है उसको हम कहते हैं, आप चाहे तो ये जो के आपने लिखा है इसको आप इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहते हैं कि इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में भी इसको हम लिख सकते हैं इन मैग्नीट्यूड। इस के को फिर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड के अंदर वी डी पी अपॉन डेल्टा वी या डी वी भी लिख सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड में। साइन यहाँ पे कंसिडर नहीं होती है जब मैग्नीट्यूड कंसिडर होती है, ठीक है। इसके साथ में इससे जो रिलेटेड हमको देखना था वो था कॉम्प्रेसिबिलिटी, जो इसी से रिलेटेड है कॉम्प्रेसिबिलिटी, ये बल्क मॉड्यूलस से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। और ये क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट इट इज द इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस का जो रेसिप्रोकल है उसको हम कहते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। और इसके लिए आप अगर फार्मूला लिखना चाहे तो फार्मूला क्या हो जाएगा फिर इसका इनवर्स, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए आप, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी, इसको आप लिख लीजिए। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस एंड दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन माइनस डी पी अपॉन डी वी। और इसको अगर आप रीअरेंज करें, सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस डी वी अपॉन वी डी पी, चाहे तो डेल्टा वी भी लिख सकते हैं आप या डी वी भी लिख सकते हैं। और उसकी यूनिट भी इनवर्स हो जाएगी बल्क मॉड्यूलस के, है ना, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर था तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन हो जाएगा। और डायमेंशंस में भी चेंज आएगा जाएगा, पावर्स, है ना, जहाँ पे L-1 था तो L1 हो जाएगा, M1 था तो M-1 हो जाएगा, और टी अपना -2 था तो टी क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 1 अपॉन है ना, इसलिए जब आप इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो क्या हो जाएगी, साइन जो है चेंज हो जाएगी पूरी। तो इस तरह से कॉम्प्रेसिबिलिटी है। इसके बाद में हमको देखना है वो मॉड्यूलस जो कि चेंज इन शेप से रिलेटेड है, तो इसका नाम है, इसको हम कहते हैं शेयर मॉड्यूलस, इसको शेयर भी कहते हैं, शेयर मॉड्यूलस, नीचे लेता हूँ, शेयर मॉड्यूलस या शेयर कहते हैं इसको। अब शेयर मॉडुलस क्या होना चाहिए, फिर किसका रेशो होना चाहिए, बोलिए, शेयर मॉडुलस किसका Shear रेशो होना stress चाहिए। upon shear strain. वेरी गुड, शेयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं इसको, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, इसका जो है तो रेशो होना चाहिए शेयरिंग स्ट्रेन। और हमने क्यूब का एग्जांपल लिए थे, अब क्योंकि टाइम कम है, अब इसको जो रिनोट करते हैं उसका सिंबल देखिए, इसको ईटा कहते हैं, ईटा। शेयरिंग, शेयर मॉडुलस का जो एग्जांपल है वो है ईटा। इसका एक नाम है, इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं इसको, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, एज इट इज रिलेटेड विद चेंज इन शेप, इसलिए इसको हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। अब चूंकि टाइम कम है इसलिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ। ये देखिए मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉड्यूलस, इसमें हमने क्या करे, एक क्यूब का जो है तो एग्जाम्पल लिए। ये देखिए यहाँ पर एक क्यूब बताया गया है, और उस क्यूब के अंदर हमने क्या किया, इस क्यूब पर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किए, तो लेयर जो डिस्प्लेस हुए हैं डेल्टा एल, जो डिस्टेंस चेंज हुआ उसको बताया गया है, यानी अपर लेयर जब शिफ्ट होंगी तो आगे के लेयर भी शिफ्ट होंगे, जितना पहली लेयर का डिस्प्लेसमेंट रहेगा लेटरल, उतना ही दूसरी लेयर, लास्ट लेयर का भी उतना ही रहेगा। यहाँ पर एक क्यूब बताया गया है और उसमें इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने की वजह से लेयर्स डिस्प्लेस हो रही है, और उसमें नीचे इसका डिस्क्रिप्शन भी है। आप इसकी डेफिनेशन पहले लिख लीजिए मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की, इट इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेंथ, ये तो आपको लिखना है। और उसके साथ में फिर इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहाँ पर जैसा फिर इसका डिस्क्रिप्शन भी देखिए, उस क्यूब में क्या-क्या बताया आपको। एक टेंजेंशियल फोर्स वहाँ पे अप्लाई की गई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ रिलेटिव डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे हमने स्मॉल एल लिए है, और जो थीटा है एक्चुअली शियर स्ट्रेन है, जैसा कि इससे पहले हमने देखे जो tan थीटा के इक्वल होता है, लेकिन थीटा की वैल्यू बहुत कम है, बहुत स्मॉल है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं उसको अप्रॉक्सिमेटली थीटा लेते हैं। और फिर उसके बाद में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसके लिए एक फार्मूला है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो ये देखिए आप, ये देखिए शियर स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया, और शेयरिंग स्ट्रेन है जैसे कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो होता है डेल्टा एल से डिनोट करें, और उसका एक फिक्स लेयर से डिस्टेंस होता है स्मॉल एल। फिर ये वैल्यूज यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किए हैं, शेयर मॉडुलस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए थीटा और एफ अपॉन ए थीटा। इसकी भी यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमको मेंशन करना है कि ये जो shear modulus है, it is the property of solids only, because solids are having particular shape. सॉलिड्स का ही पर्टिकुलर शेप होता है, लिक्विड और गैसेस का कोई शेप नहीं होता। जिस कंटेनर में, जिस पॉट में आप उनको रखते हो उसका शेप वो एक्वायर कर लेते हैं। इसकी वजह से उनका ये प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पर आपको खास तौर से इसको मेंशन करना है, आप लिख लीजिए उसको कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स ओनली। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ये सिर्फ सॉलिड्स की ही प्रॉपर्टी है, ताकि एमसीक्यूज में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आज के आज के लेक्चर के लिए हम यहाँ रुकते हैं। आपको एक 2-3 क्वेश्चंस में होमवर्क देना चाहूँगा, और जिस तरह से कल 4 स्टूडेंट्स ने इसको व्हाट्सएप किए, आज मैं चाहूँगा, यहाँ जैसे दिखाई दे रहा है कि 22 स्टूडेंट्स आज जो है लेक्चर को ज्वाइन किए, बहुत खुशी की बात है। थोड़े स्टूडेंट इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन जो नंबर है वो बहुत ही पुअर है, क्योंकि 1000 स्टूडेंट जो है हमारे पास 11 साइंस के अंदर है, और हमने लिंक तो सब तक भेजी, लेकिन 95 स्टूडेंट्स ने जो है तो लिंक को एक्सेप्ट करके रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किए मेरे पास लेक्चर ज्वाइन करने के लिए, और उसके बाद में सिर्फ 23, अब 23 हो गए, 23 स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर को देखा है, ज्वाइन किया है, अटेंड किया है। जो अटेंड कर रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, लेकिन जो अटेंड नहीं कर रहे हैं उनसे भी कहिए, क्योंकि ये तो जैसा कि आप जानते हैं ये पैंडेमिक पीरियड है, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑनलाइन टीचिंग हो रही है उसको भी कंसिडर किया जा रहा है। जैसा अभी 12 के बोर्ड एग्ज़ाम्स है, तो उसमें जो ऑनलाइन लेक्चर्स लिए गए, वीडियोज़ आपको सेंड किए गए, उसको कंसिडर किया गया, और पूरे सिलेबस के ऊपर वो एग्ज़ाम हो रहा है। वहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि भई जितना ऑफ़लाइन में हुआ उस पर ही एग्ज़ाम लो। कंप्लीट सिलेबस पे एग्ज़ाम है, 75% जो पोर्शन एग्ज़ाम के लिए अलॉट किया गया। अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे तो इससे आपका अपना नुकसान है, क्योंकि जो आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, जो वीडियो सेंड किए जा रहे हैं, उस पर भी एग्ज़ाम होगा और उसको कंसिडर किया जाएगा उस पोर्शन को। आप अपना नुकसान क्यों कर रहे? आपके दोस्तों से आप ये कहिए, जो लड़कियाँ हैं वो अपनी सहेलियों से कहिए, लड़के अपने दोस्तों से कहिए कि जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हो रहे हैं उसको अटेंड कीजिए। तो क्वेश्चंस लिखिए। आज हमने शुरुआत की थी कहाँ से? वॉल्यूम स्ट्रेस से, वॉल्यूम स्ट्रेन से। तो लिखिए, डिफाइन वॉल्यूम स्ट्रेन, डिफाइन वॉल्यूम स्ट्रेन, डिफाइन वॉल्यूम स्ट्रेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, स्टेट हुक्स लॉ, स्टेट हुक्स लॉ, स्टेट हुक्स लॉ। क्वेश्चन मार्क डालिए। उसके आगे लिखिए, व्हाट इज इलास्टिक लिमिट। स्टेट हुक्स लॉ लिखिए, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, write short notes on number 1 Young's modulus, write short notes on number 1 Young's modulus, number 2 bulk modulus, and number 3 shear modulus. Write short notes on Young's modulus, bulk modulus, and shear modulus.
ये इनके क्वेश्चंस लिख के आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने वैसे स्टूडेंट को दिया हूँ, जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं तो वो लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए। मेरा नाम शेख मोहम्मद शकील है, 9890135053। इस नंबर पे आपको वो पीडीएफ या जो आप पिक्चर लेके फोटो लेके भी सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Hafiz. ठीक है।